अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस लेक्चर की सीरीज़ में हमने देखा था कि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। फिर हमने इंडक्टर के केस में देखा था कि जब हम किसी इंडक्टर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इंडक्टर जो है वो भी एनर्जी को स्टोर करता है। अगर इंडक्टर को हम सर्किट में कनेक्ट करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, जिस तरह कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता था। अब जब हम सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं इंडक्टर को, तो इंडक्टर जो है वो अगर तो सर्किट के अंदर करंट बढ़ रही है, अगर हमने सर्किट के अंदर करंट को बढ़ा रहे हैं, करंट के बढ़ने की वजह से ये इंडक्टर जो है वो एज आ टाइम वेरिंग रेजिस्टर एक्ट करता था। मतलब क्या है जी, इस करंट को बढ़ने से रोकता था। तो अगर करंट बढ़ रही है तो ये रजिस्टर के तौर पे एक्ट करता था। इसी तरह अगर करंट जो है वो कम हो रही हो, इस सर्किट में करंट की वैल्यू जो है वो कम हो रही हो, यानी कि मैक्सिमम से अगर वो ज़ीरो की तरफ जा रही है तो करंट कम हो रही होगी, तो इंडक्टर जो है वो इस सर्किट में खुद से करंट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो उस केस में इंडक्टर जो है वो एज अ टाइम वेरिंग बैटरी के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। अब सवाल ये है कि ये जो इंडक्टर के अंदर इंडक्टर जो है वो सर्किट में करंट प्रोवाइड कर रहा है ताकि करंट जो है वो सर्किट में कम ना हो, वो करंट आ कहाँ से रही है। तो इसी को देखने के लिए हम अपनी जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस तरह हमने कैपेसिटर को देखा था कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है, और कहाँ पे स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता था। और जब चार्जिंग होती है, बैटरी जो ये वाली बैटरी जो इस कैपेसिटर को एनर्जी सप्लाई करती थी वो इसमें एज एन एनर्जी स्टोर हो जाती थी। लेकिन जब हम बैटरी को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो बैटरी के रिमूव करने के बाद ये कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई हुई थी वही कैपेसिटर जो है उस एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू कर देता है, यानी कि डिस्चार्जिंग शुरू हो जाता है। इसी तरह इंडक्टर में भी होता है। इंडक्टर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है। कब स्टोर करेगा, कब रिलीज करेगा, इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम देखें। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक सर्किट है जिसमें मैंने एक इंडक्टर को सर्किट में प्लेस कर दी है। अब यहाँ पे तीन केसेस हो सकते हैं। मैं बैटरी लगाऊंगा पहले और फिर बैटरी को रिमूव कर दूंगा। इस प्रोसेस के दौरान तीन तरह के चेंजेस आ सकते हैं। नंबर वन जी, करंट जो है वो बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो क्या होगा, ज़ीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक करंट जाएगी। दूसरा केस हो सकता है कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगी, फिर करंट कम होगी। जब मैं बैटरी को रिमूव कर दूंगा तो करंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इन तीनों केसेस में इंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा। जब करंट बढ़ रही होगी, जब करंट ज़ीरो से आई मैक्सिमम वैल्यू तक जाना चाह रही होगी, तो इस सर्किट में फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाता है। और देखने की बात यहाँ पे ये है कि ये करंट जो है, जो कि सर्किट में इस्टेब्लिश हो रही है, और जो इस इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि इस बैटरी को अगर इस सर्किट में ज़ीरो से आई करंट को एस्टैब्लिश करना है तो उसको इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इन दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो बैटरी जो वर्क करेगी वो इस इंडक्टर के अंदर एज एन एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो यही मैंने बात लिखी है कि दी सोर्स हैज़ टू वर्क अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बिल्ड आई। दूसरा जी, और ये वर्क जो है वो एज एन एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो जाएगा। अब दूसरा केस ये है कि जी करंट जो है वो स्टेडी हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, जितनी मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए थी उतनी हो गई है। इस दौरान जो कि चेंज ऑफ करंट नहीं है तो इंड्यूस्ड करंट भी पैदा नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा नहीं होगा। तो बैटरी को कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, और वर्क नहीं करना पड़ेगा तो उस दौरान इंडक्टर के अंदर जो है वो कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। नंबर थ्री है जी, अब मैंने इस बैटरी को हटा लिया यहाँ से, अब मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया। जब बैटरी को रिमूव किया तो इस सर्किट में से करंट कम होना शुरू होगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से ज़ीरो की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब जब करंट कम होना शुरू हो रही होगी तो अब इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर इस सर्किट में करंट प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। ये जो करंट इंडक्टर दे रहा है ये कहाँ से आ रही है, ये बेसिकली वही जो है करंट है जो हमने इंडक्टर के अंदर स्टोर की थी। तो जब इंडक्टर से जब हमने बैटरी रिमूव कर दी, जब करंट कम हो रही होगी तो एनर्जी स्टोर्ड इन एल इज़ रिलीज्ड। तो जो
वर्क हमने पहले किया था जब करंट बढ़ रही थी, वो सारी की सारी एनर्जी हमने स्टोर कराई हुई थी इस इंडक्टर के अंदर। जब करंट कम हो रही होगी वो इंडक्टर जो है वो इस एनर्जी को वापस करना शुरू कर देगा। तो अब यहाँ से हमारी जनरल एक्सप्रेशन क्या बनी कि जब भी इंडक्टर के अंदर करंट बढ़ रही होगी तो एनर्जी स्टोर हो रही होगी, और जब इंडक्टर के अंदर करंट कम हो रही होगी तो इंडक्टर जो है वो उस स्टोर्ड एनर्जी को वापस कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। जो केस है ये कैपेसिटर से बहुत मिलता जुलता है। इस केस में जब करंट बढ़ रही है तो ये चार्जिंग की तरह है कैपेसिटर के केस में, और जब करंट कम हो रही है ये डिस्चार्जिंग की तरह है। तो इस वजह से हमने इन दोनों को रिलेट करके पढ़ा कि इंडक्टर में और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है तो कैसे होती है। डेरिवेशन में अगर हम देखें तो बैटरी ने जो वर्क किया था वो इंडक्टर में एज एन एनर्जी स्टोर हो गया था, और उसका रिलेशन जो ये बनता है ई एल का मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ। चूँकि हमारे पास यहाँ पे सिंगल कॉइल थी, एक ही इंडक्टर था, तो हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सेल्फ इंडक्शन का केस यूज़ किया है इसमें। तो अब हमने देखा था कि जी जब सिंगल कॉइल थी, एक ही कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो सेल्फ इंडक्शन का जो रिलेशन था वो हमने यूज़ किया यहाँ पे। ये एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी के इक्वल था जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ था। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू जब रिप्लेस की तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो है वो चेंज इन करंट है। अब हमने जो करंट जो सर्किट में पहले हमारा सर्किट का करंट ज़ीरो था, फिर हमने उसको चेंज करना शुरू किया और मैक्सिमम वैल्यू यानी कि आई तक लेके गए। इसका मतलब है चेंज इन करंट आया, तो हमने यहाँ पे चेंज इन करंट निकाल दिया, यानी कि एवरेज करंट निकाल लिया जो कि हमारे पास हाफ आई के इक्वल आ गया। अब जो चेंज इन करंट निकालेंगे तो फाइनल करंट हमारे पास आई है और इनिशियल करंट हमारे पास है ज़ीरो, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास चेंज इन करंट भी आ गया। तो हमने यहाँ से डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को कह दिया कि ये एवरेज करंट है जो कि हाफ आई के इक्वल आया है, और जो चेंज इन करंट है वो आई के इक्वल आई है। दोनों वैल्यूज़ जब हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया हाफ आई इंटू एल आई, यानी कि हाफ एल आई स्क्वायर। और ये जो वर्क है यही इस इंडक्टर में एज एन एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अब चूँकि हमने कहा था कि इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। अब एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है और आई जो है वो करंट है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस के केस में कि एन फाई इज इक्वल टू एल आई के इक्वल होता है, कि चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो करंट पर डिपेंड कर रहा होता था। तो यहाँ से हमने एल की वैल्यू निकाली। तो अब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो हमने पढ़ा था कि बी डॉट ए के इक्वल होता है, बी अम्पेयर्स लॉ से म्यू नॉट एन आई के इक्वल था, और एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल था। तो यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यूज़ बी एन की वैल्यू इस जगह पे पुट की, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए बाई एल। ये जो फ्लक्स की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास ये आ गया, और इसको जब आई से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिलेशन जो है वो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल आ गया। अब यहाँ पे हमें ये वाला जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया था इसमें हमें एल की जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, और आई जो हमने एम्पेयर्स लॉ से अभी म्यू नॉट एन आई के इक्वल निकाला था यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आई की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ये दोनों वैल्यूज हमने जब पुट की तो आई का मैंने स्क्वायर लिया, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया यू एम। जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है उसको हम यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू ए एल के इक्वल आ रही है। लास्ट पर स्टूडेंट वो कहते हैं कि जी एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास सिंपल होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी को अगर मैं उसके वॉल्यूम से डिवाइड करवा दूं तो उसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट तो है वो एनर्जी आ रही है इंटू ए एल, तो इसका वॉल्यूम बनेगा ए इंटू एल, ये कैंसिल, तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी आएगी वो हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट के इक्वल आ जाएगी। तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट जो है वो जूल पर मीटर क्यूब होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और काफ़ी बार जो है ये बोर्ड में रिपीट भी हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम।